गुड मॉर्निंग सबको, वेरी गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। थैंक यू सो मच सबको, मेनी मेनी थैंक्स, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, मेनी मेनी थैंक्स फॉर योर बर्थडे विशेस। गुड आफ्टरनून सबको, वेरी गुड आफ्टरनून। आज फाइनली बर्थडे के अवसर पे आज हम लोग एडजेक्टिव्स खत्म ही कर लेंगे। वैसे थोड़ा ही सा बच्चा है, थोड़ा सा बच्चा। क्या लिख के भेजा है, क्या लिखा है बच्चे ने, एक मिनट। बच्चे ने बोला है वन ऑफ द स्टूडेंट्स इज ऑलवेज लेट, ही हैज बीन। तो क्या है इसमें दिक्कत है? ही हैज बीन वार्न्ड ना बाय द टीचर, टीचर के द्वारा उसको चेतावनी दी गई है। पैसिव जा रहा है तो वॉर्न के साथ सही तो है, वॉर्न्ड आएगा, सही तो है। ये वाला क्या दिक्कत है? ये वाला पूरा ए है और ये वाला पूरा यहाँ से लेकर बी है, सही तो है। क्या दिक्कत है, क्या दिक्कत है उसमें? ओके चलो सही है, सही है। ही हैज बीन वार्न्ड, उसको प्रिंसिपल के द्वारा वार्न किया गया है, टीचर के द्वारा वार्न किया गया। चलिए आगे चलते हैं, थोड़ा सा बचा है, पता नहीं किसको किसको। ये कहाँ से ये डाउट लेके आता है, मुझे समझ में नहीं आता। रोज इसका डाउट रहे क्या? मतलब चेक करते हो क्या कि मैम को मीनिंग आता है कि नहीं? वेंचर करना मतलब जोखिम भरा काम उठाना, जोखिम भरा काम करना। डिप्लॉय का मतलब है ना, डिप्लॉय का मतलब है तैनात करना, तैनात करना। मिलिट्री को तैनात किया गया, डिप्लॉय किया गया, आर्मी वगैरह। बस एक मिनट, ओके, बस एक मिनट मुझे टाइम दीजिए, कॉल इंपॉर्टेंट लगा, जस्ट। हेलो, चलो सबको वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। हाँ, डिप्लॉय का मतलब है तैनात करना। पार्टी होगी, आओ तो मैं तो हम लोग को मीटअप में पार्टी रेडी रखती हूँ। 2 पार्टी कर लेंगे मीटअप में, दो पार्टी कर लेंगे, एक बर्थडे पार्टी कर लेंगे और एक आपके सिलेक्शन की पार्टी होगी। कितनी बार आओगे? एक ही बार आओगे ना, आपको आने जाने का खर्चा भी तो करना है, तो ये 10 बार थोड़ी आओगे, एक ही बार आओगे, दोनों पार्टी कर लेंगे। यहाँ तक कर लिया था ना मैंने। अगर इफ टू क्वालिटीज ऑफ सेम पर्सन आर कंपेयर्ड, एक ही व्यक्ति की उन्हीं के 2 क्वालिटी से कंपैरिजन हो रहा है ना, तो उस केस में हम ईआर लगा के नहीं करते, मोर लगा के करते हैं। कल तो कर लिया था। यस प्रियंका, मैं आपसे बात करूंगी, जैसे मुझे पहले खत्म कर लेने दीजिए, ये पहले मुझे एडजेक्टिव खत्म कर लेने दीजिए, लास्ट में। ठीक है, ये भी करवा दिया था। फ्रेंड्स ना, जो यूट्यूब पे म्यूचुअल फ्रेंड 20-30 हजार करके बैठे हो ना, वो होता नहीं है, कॉमन फ्रेंड होता है। ठीक है, पासिंग मार्क्स नहीं होता, पास मार्क्स, और फ्रेंड भी म्यूचुअल नहीं होते। अरे 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 क्या करें, यूट्यूब वाला तो म्यूचुअल फ्रेंड नहीं होता, कॉमन होता है। सिस्टरली कर लिया था, पास मार्क्स होता है, और अंडरस्टैंडिंग म्यूचुअल होती है, अंडरस्टैंडिंग कॉमन नहीं होती। ये हो गया था। हाँ, हर एडजेक्टिव का, अरे बस थोड़ा है, 15-20 मिनट में एंड होगा। हर एडजेक्टिव का कंपैरेटिव डिग्री बनता है, हर एडजेक्टिव का सुपरलेटिव बनता है। एग्रीमेंट में म्यूचुअल मत लगाना, ओके। एग्रीमेंट में जनरली एग्रीमेंट अपने आप में म्यूचुअल ही होता है, सुपरफ्लुअस हो जाएगा। हर एडजेक्टिव का कंपैरेटिव बनता है, हर एडजेक्टिव का सुपरलेटिव बनता है। क्या बनता है? हम किसी का कंपैरेटिव मोर लगा के, किसी का कंपैरेटिव ईआर लगा के बनाते हैं, किसी का कंपैरेटिव ईएसटी लगा के बनाते हैं। जिसका ईआर लगा के नहीं बनता है उसका मोर लगा के बनाते हैं, और जिसका सुपरलेटिव ईएसटी नहीं बनता है, मोस्ट लगा। मतलब हर का बनता ही है ईआर लगा के ईएसटी, बट देयर आर सर्टेन एडजेक्टिव्स ना, जिसका ना कंपैरेटिव बनता है ना सुपरलेटिव बनता है, वो हमेशा अपने पॉजिटिव डिग्री में रहेगा। जैसे मैंने लिखा यूनिक, यूनिक का मतलब होगा सबसे अलग,
तो आपको लगेगा अरे उसका कंपैरिजन तो बहुतों में हो रहा है, तो मोस्ट यूनिक लगा देंगे। अगर दो के बीच में हो रहा है तो मोर यूनिक लगा देंगे। यूनिक एक ऐसा एडजेक्टिव है ना, यूनिक मतलब यूनिक, सबसे अद्भुत, उसका ना मोर बनता है ना मोस्ट, ना मोर बनता है ना मोस्ट। जैसे गुड बेटर बेस्ट बनता है, बट परफेक्ट इज परफेक्ट, ना मोर परफेक्ट ना मोस्ट परफेक्ट। एक्सीलेंट इज एक्सीलेंट, ना मोर एक्सीलेंट ना मोस्ट एक्सीलेंट। ठीक है, सुप्रीम, सुप्रीम इज सुप्रीम, सर्वोच्च। मेजर, मोस्ट मेजर या मोस्ट माइनर नहीं होता, मेजर इज मेजर, एक्सीलेंट इज एक्सीलेंट, परफेक्ट इज परफेक्ट, यूनिक इज यूनिक, आउटस्टैंडिंग। कुछ ऐसे पासिंग वो नहीं होता है, पासिंग मार्क्स नहीं होता, पास मार्क्स होता है। तो देयर आर सर्टेन एडजेक्टिव्स जिसका ना कंपैरेटिव बनता है ना सुपरलेटिव बनता है, वो हमेशा पॉजिटिव डिग्री में रहता है। जैसे यूनिक, परफेक्ट, मेजर, माइनर। ये मेरा आइडियल स्टूडेंट है, ये तो मेरा आइडियल बच्चा है, तो मोस्ट और मोर नहीं होता, आइडियल इज आइडियल, आउटस्टैंडिंग, सुप्रीम। राउंड, राउंड इज राउंड। जैसे अब डेड, डेड मतलब डेड, ऐसा नहीं है दो के बीच में मरा हुआ है, बहुतों के बीच में ज्यादा मरा हुआ, डेड इज डेड। स्क्वायर, ट्रायंगुलर, एक्सीलेंट, ट्रिमेंडस, प्रेफरेबल। प्रेफरेबल के साथ ना मोर वगैरह मत लगाना, क्योंकि प्रेफर वर्ड में ऑलरेडी तुलना हो ही रहा है ना मोर ना मोस्ट। तो ये सब एडजेक्टिव्स पॉजिटिव डिग्री में रहते हैं, इसका कंपैरेटिव सुपरलेटिव नहीं बनता। बाद में लास्ट में बात करेंगे प्रियंका। दिस इज द मोस्ट यूनिक पीस ऑफ डायमंड। अरे मोर यूनिक मोस्ट यूनिक नहीं होता, यूनिक इज यूनिक। शी हैज डन द मोस्ट एक्सीलेंट पीस ऑफ ईयर, एक्सीलेंट इज एक्सीलेंट, आवर सिस्टम इज द मोस्ट परफेक्ट ना, परफेक्ट इज परफेक्ट नहीं है। ट्रिमेंडस का मतलब ये बहुत शानदार। द वाइट गाउन, व्हाइट वाला गाउन है ना, द व्हाइट गाउन इज मोर प्रेफरेबल, प्रेफरेबल के साथ टू आता है, टू द ग्रीन वन। जो व्हाइट वाला गाउन है ना ज्यादा अच्छा है, तो प्रेफर का मतलब ही होता है दो के बीच में तुलना, फिर से मोर और मत लगाना, मोर मोस्ट। क्लोज टेस्ट का थीम कहाँ से पूछ दिया है चिंटू आपको? क्लोज टेस्ट के थीम कहाँ से पूछ दिया है? और आप क्या करो ना कि एक मैंने यूट्यूब पे वीडियो बनाया है, पैसेज का थीम पहचानना। ठीक है, पैसेज का थीम कैसे पहचाना जाता है, टाइटल कैसे बनाया जाता है, इंग्लिश में त्रियानी मैम चैनल पे जाओ, बहुत डिटेल में पढ़ाया है। ठीक है, बहुत डिटेल में पढ़ाया है। और उसके बाद क्या करना कि इस बार का जो मेंस का बैच जब हुआ था ना, तो मैंने पैसेज जब पढ़ाया था, देख लेना, ढूंढ लेना मेंस के बैच में, उसमें से शुरू के सारे पैसेजेस मैंने जानबूझकर टाइटल थीम टोन वाला पैसेज ही लेके आई थी। ठीक है, तो पहले तो आप यूट्यूब पे जाना, ठीक है, यूट्यूब पे जाके देख लेना कि क्या होता है, कैसे डिसाइड करते हैं कि टाइटल क्या होता है, थीम, टोन, और उसके बाद मेंस के जितने भी बैचेस है उसमें बहुत सारा करवाया है। पैसेज एग्जाम्पल से ही आप देखोगे ना, टाइटल वगैरह पैसेज पढ़ के ही तो डिसाइड करोगे। ओके, अब यूट्यूब वीडियो देखना, उसके बाद नहीं समझ में आए तो बोलना। थैंक यू भाई, सबको मेनी मेनी थैंक्स। पहले आप यूट्यूब वीडियो देखना, फिर मैं आपको बताऊंगी। अगर आपको बैच ढूंढने में दिक्कत होगी ना, मैम मुझे नहीं समझ में आ रहा कौन वाला मीन्स की बैच कर रहे हो बात, क्योंकि पहले तो आप टाइटल वगैरह डिसाइड करना सीखोगे, उसके बाद जब पैसेज आएगा तब तो फिर एग्जाम्पल करोगे। ये भी हो गया, हाँ ये भी इंपॉर्टेंट आ जाओ। मैं सबसे लास्ट में बात करूंगी, ठीक है, पहले ना मेरे को खत्म कर लेना। ही इज ट्वाइस टॉलर देन हिज ब्रदर। आपको लगेगा कि ये सेंटेंस तो सही है, ठीक है, ये सेंटेंस सही है, टॉलर लगा है और टॉलर कंपेरेटिव है और कंपेरेटिव के साथ तो दैन लगता ही है, तो आप सेंटेंस सोचोगे कि सही है। लेकिन जब भी ट्वाइस लगा के सेंटेंस, मतलब वो दो गुना अपने भाई से लंबा है, जब भी सेंटेंस में ट्वाइस वर्ड आ गया, थ्राइस लगा के कंपेरिजन कर रहे हो, या ट्वाइस की जगह टू टाइम्स, ही इज ट्वाइस टॉलर या हु इज टू टाइम्स टॉलर, थ्राइस की जगह थ्री टाइम्स लगा के कर रहे हो, थ्री टाइम्स टॉलर, ट्वाइस टॉलर, ऐसा ऐसा लगा के आप कर रहे हो ना, तो उस केस में हम कंपैरिजन दैन लगा के नहीं करते हैं, एज लगा कर करते हैं, एज। अगर ये सेंटेंस ऐसा आगे देखो, ही इज ट्वाइस टॉलर,
ये आया है हाल फिलहाल में, he is twice taller than his brother. और दूसरा he is 2 times taller than his brother. आपको लगेगा अपने भाई से दोगुना टॉलर है। यहाँ भी जब भी ट्वाइस और थ्राइस लगा के आ गया ना, 2 टाइम 3 टाइम, उस केस में हम एज लगाकर करते हैं, ठीक है, दैन लगाकर नहीं होगा। तो क्या होगा, ही इज ट्वाइस, एज लगाओ, एज और एज के बीच में पॉजिटिव डिग्री, ही इज ट्वाइस एज टॉल एज हिज ब्रदर, एज टॉल एज। उसी तरह 2 टाइम्स भी आ गया, ही इज 2 टाइम्स टॉलर देन नहीं होगा, ही इज 2 टाइम्स एज टॉल एज। तो इसको भी दिमाग में बैठा लीजिए। वो लोग हर दिन तो बोलते हो इसको दिमाग में बैठा लेने के लिए, कितना बैठाया जाए। थैंक यू, थैंक्स फॉर गाइडिंग माय लाइफ एंड गिविंग इट पर्पस। ओ माय गॉड, कौन सा लाइफ को पर्पस दिया है मैंने। थैंक्स फॉर, मेरे लाइफ में आपने बहुत बड़ा पर्पस दिया है। मेरे को जीने का मकसद मिल गया है, मेरे को जीने का मकसद मिल गया है। मैम क्लोज टेस्ट, मेरे को जीने का मकसद मिल गया है, पैसेज PQRS में। तो मैं तो जिंदगी से बहुत निराश हो रहा था। थैंक्स कि आपने हमारे लाइफ में ये सब लेके आए। क्लोज टेस्ट, पैसेज एंड PQRS। फिर उसके बाद बोलोगे ना ऊपर ऊपर बोल रहे, बाप रे बाप क्या मैम है। अगर यही आप लाइफ का पर्पस है ना, तो मत दीजिए हमें ये सब चीज, कुछ अच्छा दीजिए लाइफ में। तो जब भी 2 टाइम्स 3 टाइम्स लगा के आ गया, तो एज टॉल एज लगाना। तो आ जाते हैं इस पे। पर्पस मुझे भी ना अपने बच्चों से ना, वो सब डिसाइड करते हैं, मम्मा आपके लिए ना हम ये गिफ्ट रेडी है। मैं उन्हें बोल देती हूँ ना, कोई नहीं सरप्राइज गिफ्ट देगा मेरे को, पहले ही बोल देती हूँ, कोई सरप्राइज गिफ्ट मेरे को नहीं देने वाला है। मेरा ये खत्म हो गया है, अभी मेरे को तुम ये दे देना, मेरा ये चीज खत्म हो गया जो कि मुझे भी खुद खरीदना है, तुम ये दे देना। फिर सर को बोलूंगी आपका मेरा ये खत्म हो गया, आप 2-3 चीज ये दे देना। ओके, कोई पैसे नहीं वेस्ट करेगा सरप्राइज देके, जो कि मुझे सरप्राइज होता है ना, कोई वो सरप्राइज गिफ्ट मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है ना, जो मेरा काम का नहीं है। ओके, पहले ही बोल देती हूँ, तुम ये देना, तुम ये देना, सबका हो जाएगा। गुड आइडिया, ट्राई टू वेस्ट थिंग्स ऑन अननेसेसरी थिंग्स। और सब गिफ्ट लेने के पहले ना, सब गिफ्ट लेने के पहले एक बार, सबसे पहले कुछ भी ऑर्डर करने के पहले प्राइस देखेगा। गिफ्ट लेने के पहले प्राइस देखेगा, उसके बाद गिफ्ट करेगा। ऐसा नहीं है कि मैं पे करूंगी किसी का कुछ भी। तो ही इज टॉलर नहीं होगा, ही इज एज टॉल एज, ही इज ट्वाइस एज टॉल एज। ही इज 2 टाइम्स भी आ गया, 2 टाइम्स वाले में भी ही इज 2 टाइम्स एज टॉल एज, नीचे करेक्ट वाला है भी। और ही इज इक्वली एज स्मार्ट एज, तो सुपरफ्लुअस हो गया। इक्वली भी कंपैरिजन कर रहा है और एज स्मार्ट एज भी कंपैरिजन कर ही रहा है, तो फिर इक्वली स्मार्ट तो हटा नहीं सकते, तो ये दोनों तो रखना है, ये हटा। ही इज इक्वली, सॉरी, ही इज एज स्मार्ट एज हिज ब्रदर। अब बोलोगे कि मैम एज स्मार्ट एज हटा देते, कैसे हटाओगे? ही इज इक्वली हिज ब्रदर तो नहीं लिखोगे ना, सेंटेंस का मीनिंग नहीं जा रहा, तो हम इक्वली ही हटाएं, इक्वली ही हटा देंगे। ही इज इक्वली स्मार्ट एज हिज ब्रदर नहीं होगा, एज भी सब, ही इज इक्वली, तब सब हटाना होगा जतिन। ही इज इक्वली स्मार्ट लिख के छोड़ना होगा। ही इज इक्वली स्मार्ट हिज ब्रदर भी नहीं होगा, ही इज इक्वली स्मार्ट एज हिज ब्रदर भी नहीं होगा। सिंपली ये हटा दो ना, जिसमें बहुत ज्यादा बदलना ना पड़े, वो हटा। हाउ मेनी एग्स एंड मनी डू यू नीड, कितने अंडे और आपको पैसे चाहिए। हाउ मेनी एग्स एंड मनी डू यू नीड। अब देखो, ये एग्स तो काउंटेबल है, एग्स को तो गिन सकते हैं, बट मनी तो अनकाउंटेबल है। तो जब भी एक अनकाउंटेबल और एक काउंटेबल आ गया ना, तो मैं मनी को कॉमन नहीं ले सकती। अब बोलोगे मैं मनी को कॉमन ले लीजिए ना, दोनों के लिए काम आ जाएगा, नहीं, क्योंकि मनी तो काउंटेबल के लिए है। एग्स के लिए तो लगा दूंगी, बट मनी के लिए मनी नहीं लग सकता है। मनी के लिए तो मच लगेगा। हाउ मेनी एग्स एंड हाउ मच मनी, मच लगाओ। अगर ऐसा रहता ना, हाउ मेनी बुक्स एंड कॉपीज डू यू नीड,
कितने बुक्स कॉपीज चाहिए, तो यहाँ मैं मेनी को कॉमन मान सकती हूँ, क्योंकि बुक्स भी काउंटेबल है और कॉपीज भी काउंटेबल है, दोनों काउंटेबल है, तो मेनी को एक कॉमन लगा, 2 बार लगाने की जरूरत नहीं है। बट यहाँ तो एक अनकाउंटेबल एक काउंटेबल। अब बोलोगे मैम हाउ क्यों लगाया, ऐसा देखो, हाउ मेनी एग्स एंड मच मनी, नहीं, हाउ मेनी एग्स एंड हाउ मच, हाउ लगाना है। मनी को नहीं गिन सकते, करेंसी गिन सकते हैं। हाउ मेनी मनी थोड़ी होगा, रुपीस गिन सकते हैं, कॉइन्स गिन सकते हैं, डॉलर्स गिन सकते हैं, डॉलर्स, पाउंड्स गिन सकते हैं। मनी तो मुद्रा अनकाउंटेबल है, करेंसी गिन सकते हैं। हाँ, ये भी एग्जाम में मिलेगा। दीज ऑल मैंगोज होगा, ये जो दीज है ना, ये पोजेसिव एडजेक्टिव है और इसको ठीक नाउन से पहले चाहिए। ठीक है, पोजेसिव एडजेक्टिव, दिस मैंगो, दिस बुक, दैट बुक, दोज बुक्स, तो यहाँ पे दीज ऑल नहीं होना चाहिए, ऑल दीज मैंगोज, दीज ऑल नहीं। पोजेसिव एडजेक्टिव ना, देखो इसमें बीच में ये ले आया, पोजेसिव एडजेक्टिव है, ठीक नाउन से पहले आया, ऑल दीज मैंगोज। सब जगह का मनी होता है बट सब जगह करेंसी अलग होता है। चलो आगे बढ़ते हैं। एक दिन मैं अच्छे से ना बात करूंगी, एक दिन सबसे बात करना होगा किसको कब एग्जाम देना है, किसको किसका एग्जाम कब है, जिसका इस साल नहीं देना अगले साल देना है उसको क्या करना है, और जिसको इस साल देना है क्या करना है। क्योंकि अल्टीमेटली ना कुछ भी करके ना थोड़ा सा टीचर गाइड कर देंगे, बच्चा अगर नहीं समझ पा रहा है टीचर गाइड कर देंगे, स्मार्ट स्टडी करके। हमारा मेन प्रायोरिटी है प्री निकालना, प्री मेंस के लिए बहुत टाइम, मेंस के लिए तो पीट पीट के करवाना। बात कर लेना हो किसको कैसे निकालना है, क्योंकि जो भी हाल में करके ना स्मार्ट स्टडी से प्री निकल जाएगा। मैं तो सिर्फ इंग्लिश की बात करूंगी ना, बाकी और टीचर भी बता देंगे। उसके बाद मेंस के लिए तो फिर अच्छे से करना है। चलो ये हो गया। अब लास्ट, अब ये लास्ट शीट है। एक वर्ड याद रखना, ओसास। ये वाला से भी एरर्स आते हैं, हाल फिलहाल में 2-3 साल में बहुत एरर्स आए। ओसास कॉम्प, ओसास कॉम्प। अब बोलोगे कि मैम इसको कैसे याद रखें, इसको ऐसे याद रखो, ऑपरेटिंग सिस्टम। और ये क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम एज कंप्यूटर, ऑपरेटिंग सिस्टम एज कंप्यूटर। तो ऑपरेटिंग सिस्टम है ना, ओ ले लो, ओ, इसमें से एस ले लो ऑपरेटिंग सिस्टम में से, और एज में से तो पूरा ही एज ले लो, और कंप्यूटर में से कॉम्प ले लो। ठीक है, ओसास कॉम्प। ठीक है, सम ऑपरेटिंग सिस्टम एज कंप्यूटर, सॉरी ऑपरेटिंग सिस्टम एज कंप्यूटर, कंप्यूटर से कॉम्प ले लो, ये वाला एज पूरा उतार लो। और ये सब है क्या, ओसास कॉम्प। ये जो ओ है ना, ओ स्टैंड्स फॉर ओपिनियन। आपका किसी के बारे में क्या ओपिनियन है, अच्छा है, बुरा है, बदमाश है, अच्छा है, मतलब ओपिनियन दे रहे हो, मतलब उसकी क्वालिटी दे, क्वालिटी क्वालिटी। और ये क्या है, यहाँ पे भी मैंने वैसे लिखा ही होगा, हाँ चलो लिख देती हूँ बस। ये एस, 2 एस है, पहला वाला एस साइज के लिए, दूसरा वाला एस शेप के लिए, और ये एस का, ये ए का मतलब होता है एज, ये सी हो गया आपका कलर, ये ओ हो गया ओरिजिन, यूरोपियन, ओरिजिन इंडियन भी एडजेक्टिव है ना। ये हो गया आपका मटेरियल, एम से मटेरियल, किस मटेरियल से बना है, और ये पर्पस। ठीक है सर, उस एस कॉम्प में अब बता रही हूँ सब क्या है। जैसे ओपिनियन, एस साइज, एज, शेप, कलर, मटेरियल, ओरिजिन, मटेरियल, पर्पस। एग्जांपल दे रही हूँ। सी वाला क्या है, सी वाला कलर है, कलर, कलर, कलर भी तो एडजेक्टिव ही होता है, कलर है, कलर। पर्पस सब बता रही हूँ। अगर मैंने बोला रिया, रिया इज ब्यूटीफुल, तो ये रिया के बारे में आपका क्या ओपिनियन है, रिया इज ब्यूटीफुल, तो यहाँ ब्यूटीफुल, ओ वाला, ओ मतलब ओपिनियन, रिया के बारे में आप अपनी ओपिनियन दे रहे हो, ओपिनियन और क्वालिटी सेम, क्वालिटी। तो ये क्वालिटी बताने वाले वर्ड्स भी एडजेक्टिव होते हैं। ओके, अब मैंने लिखा द बुक
इज, या लिख दिया मैंने द रोप, रस्सी छोटा है, द रोप इज शॉर्ट, या मैंने लिखा ही इज टॉल। तो ये जो शॉर्ट और टॉल है ना, ये क्या बता रहा है, ये साइज बता रहा है। ठीक है, शॉर्ट और साइज बता रहा है, तो शॉर्ट और साइज भी एडजेक्टिव का काम करता है। ठीक है, ये भी एडजेक्टिव का काम, साइज बताने वाले वर्ड्स भी एडजेक्टिव होते हैं। अब मैंने लिखा ही इज ओल्ड, या मैंने लिखा शी इज यंग, तो ये जो ओल्ड और यंग ये सब एडजेक्टिव है, एज बता रहा है, एज बताने में, एज बता रहा है ये सब। ठीक है, लिखना नहीं, ये सब तो समझा रही हूँ। अब मैंने लिखा द पेपर, या द पेपर इज स्क्वायर, ये जो स्क्वायर राउंड ये सब क्या बता रहा है, शेप बता रहा है ना, राउंड शेप, शेप बता रहा है। शेप बताने वाले वर्ड्स भी एडजेक्टिव होते हैं। फिर मैंने बोला शी रेड ड्रेस, ड्रेस क्या है, नाउन, कैसा रेड, तो कलर भी एडजेक्टिव होता है, कलर भी एडजेक्टिव होता है। और कलर बताने वाले वर्ड्स। अब आ जाओ मटेरियल, जैसे मैंने लिखा इट हैज अ वुडन डोर, वुडन डोर, ये डोर ना वुड से बना हुआ है, तो वुडन भी तो एडजेक्टिव है, वुडन भी तो एडजेक्टिव है। मटेरियल बता रहा है, ओरिजिन वाला छोड़ दिया क्या, अच्छा मटेरियल, ओरिजिन बता देना। जैसे मैंने लिखा द इंडियन पीपल, द यूरोपियन पीपल, पीपल क्या है, नाउन, कहाँ के ओरिजिन, इंडिया से इंडियन बना है, प्रॉपर एडजेक्टिव है, ये भी एडजेक्टिव ही होता है, ये भी एडजेक्टिव ही होता है। अब मटेरियल भी बना है, लेदर से बना है, वुड से बना है। पर्पस, जैसे मैंने लिखा ना गार्डनिंग बूट्स, गार्डनिंग बूट्स, वो बूट्स जो आप गार्डनिंग में यूज करते हो, बूट्स नाउन है, कैसा, गार्डनिंग के समय। राइडिंग बूट्स, राइडिंग बूट्स मतलब वो बूट्स किस किस पर्पस से, राइडिंग है। जैसे मैंने लिखा वेडिंग, वेडिंग गाउन, वेडिंग गाउन, गाउन क्या है, नाउन, किस पर्पस से आपने गाउन बनाया, वेडिंग पर्पस है, तो ये सब पर्पस बताने वाला एडजेक्टिव। ठीक है, पहले तो मैंने आपको बताया ये सारे वर्ड एडजेक्टिव्स होते हैं। ठीक है, और जब सेंटेंस में एक साथ आ गया, जैसे मैंने लिखा शी हैज, शी हैज ब्लैक, या शी हैज ब्लॉन्ड, ब्लॉन्ड ब्लैक लॉन्ग, अच्छा ब्लॉन्ड, ब्लॉन्ड और ब्लैक एक साथ लिख दिया। शी हैज ब्लॉन्ड ब्यूटीफुल लॉन्ग हेयर। अब उसका हेयर ये नाउन है, कैसा हेयर है, उसके ब्लॉन्ड हेयर है जो कि सुंदर भी है, लंबा भी है। ये ब्लॉन्ड क्या है, जो गोल्डन कलर का हेयर होता है ना, ब्लॉन्ड हेयर जो गोल्डन है, तो ये ब्लॉन्ड कलर बताता है। और ब्यूटीफुल आप उसके हेयर के बारे में क्वालिटी ओपिनियन बता रहे हो, और लॉन्ग साइज बता रहे हो। ठीक है, और आपने मतलब सब तो एक साथ ओरिजिन, मुझे 10-15 एडजेक्टिव एक साथ नहीं आएगा। अब आप साइड में कहीं लिख लेना ओसास फॉर्म। अब बताओ कि इसके अनुसार कौन सा पहला आना चाहिए, पहला ओपिनियन है ना, ओ से तो ओपिनियन है, उसके हेयर के बारे में, ये गलत है। पहले तो उसको बोलोगे शी हैज सुंदर ब्यूटीफुल। अब बताओ कि साइज और कलर में कौन पहले आता है, ये वाला साइज पहले आता है ना, और बाद में कलर आता है, तो पहले तो साइज डालोगे, फिर ब्लॉन्ड कलर डालोगे, शी हैज लॉन्ग ब्यूटीफुल लॉन्ग ब्लॉन्ड, ब्लॉन्ड हेयर। जब भी सब एडजेक्टिव्स आ गया ना, तो देख लेना कैसे अरेंज करना है पैटर्न में। Today is my 12th marriage anniversary. Very good, bhai. Happy birthday, ma'am. Today is my 12th marriage anniversary. अरे चलो सुरेंद्र, अपना, हाँ अब बता दो अपना, मतलब आपका नाम सुरेंद्र ही है या किसी और का आईडी है, किसी और का आईडी है। एक्स सर्विस मैन है, ओके। तो चलो, विश यू अ वेरी हैप्पी, विश यू अ वेरी हैप्पी, and convey my regards and best wishes to your wife as well. Wish you a very happy anniversary, marriage anniversary, Surendra and his better half.
बेटर हाफ को भी बोल देना कि मैम ने आपको भी बोला है, ओके, एंड मेनी मोस्ट टू कम। अभी तो 12th मनाया है, फिर मनाएंगे 25th में मेरे को इनवाइट करना। कहाँ से हो सुरेंद्र, आप कहाँ से हो? 25th में मेरे को इनवाइट करना। राजस्थान से तो आ ही जाऊंगी, राजस्थान तो पास ही आ जाऊंगी। बर्थडे की पार्टी तो दे दीजिए, बोलो क्या भेजूं मैं, क्या भेजूं? डाउट बॉक्स में समोसा वमोसा भेज देती हूँ मैं ना, वो सब पार्टी पे भरोसा नहीं करती हूँ। झूठ मूठ का पार्टी दे दीजिए, पता है कि बच्चा भी पार्टी नहीं ले पाएगा, टीचर भी नहीं दे पाएगी। झूठ मूठ का पार्टी, पार्टी असली पार्टी, पार्टी में होना है ना सचमुच का पार्टी, जहाँ बच्चे आए, टीचर आए और पार्टी हो सिलेक्शन वाली। क्या पार्टी? दे दीजिए, दे दीजिए। ओके गाइस विल हैव अ पार्टी, भेज रहे हैं, पार्टी पार्टी हो रहा है। मैं तुम्हें पार्टी दूंगी, तुम मुझे सिलेक्शन दो। तुम मुझे, मैं तुम्हें आजादी दूंगी, तुम मुझे खून दो। मैं तुम्हें पार्टी दूंगी, तुम मुझे सिलेक्शन दो। तो सैस कॉम्प वाला यही वाला है। एक और कर लेते, फिर यहाँ पे आते हैं। देयर अ शार्प, अ वुडन शार्प लॉन्ग नाइफ was lying on the table. एक धार लकड़ी का on the table. चलो क्या होगा, जल्दी जल्दी बताओ, मैं तुम्हें मना नहीं क्या होगा? अ शार्प लॉन्ग, हाँ शार्प कैसा था? शार्प था, ठीक है। साइज क्या था? लॉन्ग था। मटेरियल क्या था? वुडन, वुडन वुडन वुडन, मटेरियल वुडन था। कितने मेरे स्टूडेंट्स हैं ना, एक गर्ल है जिसका एक बेबी थी, मुझे, मैं तो उसको एकदम सल्यूट करती हूँ। 1 ईयर की बेबी के साथ उसने पीओ एग्जाम निकाला। 1 ईयर की बेबी बहुत परेशान करते हैं, टॉर्चर करते हैं, बहुत परेशान करते हैं, सोने देंगे जगने देंगे, और उसमें बच्चे ने पीओ, गर्ल ने निकाल दिया। वही वाला सब यहाँ पे है, ओके। ये देखो यहीं पे एग्जांपल है, यहाँ तो सब करेक्ट है। द गर्ल हैज लॉन्ग स्ट्रेट ब्लॉन्ड हेयर, सब करेक्ट, उतार लो। शी हैंडसम, टॉल, डार्क, अफ्रीकन निग्रो। तो पहले तो ओपिनियन है, हैंडसम है, टॉल है, साइज टॉल, कलर उसका डार्क है, और ओरिजिन है, ओ लास्ट में आता है ना, ओरिजिन है निग्रो। बिग रेड लेदर, बिग साइज है, साइज आता है पहले, फिर आपका कलर आता है, फिर मटेरियल किससे बना है? लेदर से। कॉपी करिए इसको, खत्म ही है। बोला ही था ना मैंने, आधा घंटा 40 मिनट्स लगेगा। सिर्फ एक सवाल था कि एडवर्ब क्लास कब से स्टार्ट होगा? होगा अभी, अभी तुरंत स्टार्ट करूंगी, अभी तुरंत स्टार्ट करूंगी। एडजेक्टिव खत्म हो गया, आप टेंशन मत लो, हमारे पास ज्यादा बचा नहीं। मेरे को कोशिश करना है ना कि ये बैच को खत्म कर देना 25 तारीख तक, ठीक है। इसमें कुछ और क्लासेस ऐड करवा के इसको 25 तारीख तक खत्म करके फिर मैं इसमें और खूबसूरत बैच लेके आऊँ। तो हमारा खत्म है, एडजेक्टिव खत्म है, यही लास्ट था। सब एक साथ आ गया ना, तो देख लेना, वो सैस फॉर्म याद रखना कैसे कैसे अरेंज करना गुस्सा मत होना। अब तो हमें प्रैक्टिस करना है, प्रैक्टिस बैच तो चल ही रहा है वैसे। इस बैच के बच्चों को ना, एक बार इस बैच का बच्चा ने सब पढ़ लिया, अब इस बैच का बच्चा सेकंड स्टेप क्या लेगा, फिर से चलेगा रिवीजन करने। मत करना,
जो 12:30 बजे का बैच ना अब 1 घंटे का हो जाएगा। यहाँ पे मैं आपका रिवीजन करवा दूँ, ठीक है? यहाँ पे टॉपिक वाइज का रिवीजन हो जाएगा, सारे रूल्स का रिवीजन हो जाएगा, और बाकी सुबह वाला बैच हो जाएगा 1.5 घंटे का। यहाँ पे भर भर के प्रैक्टिस। सी वाला पैसिव क्यों जाएगा? एक लेदर बैग पड़ा हुआ था, ओके, पड़ा हुआ था वहां पे, पैसिव नहीं ले जाएंगे ना? चलिए अब एडवर्ब स्टार्ट करेंगे। मैं गुस्सा क्यों होंगी आप लोग? मैं हर समय आप लोगों ने ना मेरे को बहुत विलेनियस टाइप का प्रोजेक्ट कर दिया है। गुस्सा मत होना। गुस्सा तब होती हूँ ना जब बार बार एक ही चीज पूछते हो। ऐसा तो लग रहा है कि मैं कितना गुस्सा में रहती हूँ। चलो एडवर्ब कर लेते हैं। अननेसेसरी का एक ही चीज बार बार पूछते हैं ना, तब मैं गुस्सा होती हूँ। एडवर्ब, मैं सोच रही हूँ ना, मैं सोच रही हूँ कि एक चीज मैं आपका मैं सोच रही हूँ ना कि मैं आपको प्रेपोजिशन स्टार्ट करूँ आज, ठीक है? मैं आपको प्रेपोजिशन, क्योंकि पढ़ना तो हमें तीनों टॉपिक है, हमें प्रेपोजिशन भी पढ़ना है, हमें आर्टिकल भी पढ़ना है, हमें एडवर्ब भी पढ़ना है। इसलिए है ना, इसलिए मैं बता रही हूँ कि कभी कभी ना, अभी मैं यूट्यूब पे भी एक एडवर्ब टॉपिक पढ़ा रही हूँ, तो कभी कभी आप एक जगह पे 2 टॉपिक पढ़ाते हो ना तो बहुत बोर हो जाता है और आपका एनर्जी लेवल कम हो जाता है, बोर हो जाते हैं, तो लगता है अरे यहाँ भी एडवर्ब वहां भी एडवर्ब, एकदम बोरिंग हो जाता है, ठीक है? तो प्रेपोजिशन स्टार्ट कर देती हूँ। पढ़ना तो हमें तीनों को है, और प्रेपोजिशन इनफैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट भी है। प्रेपोजिशन स्टार्ट कर लिया जाए। प्रेपोजिशन डाल लेते हैं, ब्यूटीफुल टॉपिक है। सबको मेरे से बात करनी है। इंग्लिश में वीक हो कि मेरे से बात कर लोगे तो ठीक हो जाऊंगी, ठीक हो जाओगे बात करने के बाद। मेहनत तो आप ही को करना है, मेहनत तो आप ही को करना है। preposition, चलो फोन डे प्रेपोजिशन स्टार्ट किया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रेपोजिशन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लेकिन बताती हूँ कहाँ कहाँ से आपको पढ़ना है और क्या क्या छोड़ते हो, और पढ़ना क्या है, छोड़ते क्या हो। प्रेपोजिशन क्या बोला जाए, चाहे वो 50 नंबर का एग्जाम हो, चाहे 100 नंबर का हो, चाहे कोई ऐसा एग्जाम हो ना जहाँ 10 नंबर का ही इंग्लिश आता हो, अगर उन्हें ये टॉपिक तो वो छोड़ते नहीं। 10 नंबर का भी इंग्लिश का पेपर हो, प्रेपोजिशन को कवर करेंगे, चाहे 100 नंबर हो, 50 हो। प्रेपोजिशन इज अ वेरी ब्यूटीफुल टॉपिक, वेरी ब्यूटीफुल टॉपिक। और ये जो आपका प्रेपोजिशन है, ये सिर्फ एरर में ही आपको मदद नहीं करेगा। प्रेपोजिशन काफी हद तक क्लोज टेस्ट में हेल्प करता है। क्लोज टेस्ट में जब ऑप्शन सेम आ जाते हैं ना, तो हम लोग प्रेपोजिशन की हेल्प लेते हैं। जैसे मैंने लिखा, लगा हुआ है ऑन, और एक जगह पर है कीन। कीन का मतलब होता है इच्छुक होना किसी काम को करने के लिए, और ईगर होना, और दोनों का मतलब सेम है। और ऑन लगा है, ईगर के साथ ऑन नहीं होता, कीन के साथ ऑन होता है, तो यहाँ कीन लगाएंगे। तो कई बार ना प्रेपोजिशन आपको हेल्प करता है ऑप्शंस को छाटने में। तो प्रेपोजिशन आपका क्लोज टेस्ट में भी हेल्प करता है, एरर्स में भी हेल्प करता है, फिलअप्स में तो भर भर के हेल्प करता है, हर जगह हेल्प करता है। प्रेपोजिशन का एरर ना पूरे पेपर में फैला हुआ रहेगा। 40-50 नंबर के पेपर में ना 3-4 नंबर एक शीट में प्रेपोजिशन दिख जाएगा, या तो वो क्लोज टेस्ट में कहीं आपको हेल्प कर रहा है, या फिलअप्स में कहीं एरर्स में हो, कहीं इंप्रूवमेंट में हो, ओके, हर जगह हेल्प करता है। तो प्रेपोजिशन इज अ वेरी ब्यूटीफुल टॉपिक, ब्यूटीफुल है और बहुत ज्यादा परेशान करने वाला है। एक प्रेपोजिशन का 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक तो प्रेपोजिशन का जो आपका कॉन्सेप्ट है, ओके, कॉन्सेप्ट में जो प्रेपोजिशन पढ़ते हो, कहाँ इन लगेगा, कहाँ एट, ऑन, बिटवीन, अमंग, वो सब वाला पढ़ोगे। दूसरा, इसको तो बड़ा ध्यान से पढ़ते हो, कॉन्सेप्ट जो रूल्स एंड कॉन्सेप्ट्स होता है ना प्रेपोजिशन का, वो तो बड़ा ध्यान से पढ़ते हो। बट आप लोगों का मन नहीं लगता है प्रेपोजिशन का वो पार्ट जो भर भर के एग्जाम्स में आएगा, वो है फिक्स प्रेपोजिशन, और दूसरा फ्रेजल वर्ब। फ्रेजल वर्ब तो यूट्यूब से हो ही रहा है, फिर यही भूल जा। और इसमें आप मुझसे ट्रिक्स मांगोगे ना, मैम कुछ ट्रिक्स बता दीजिए, होता तो बता ही देती, कोई ट्रिक्स काम नहीं करता है। वो ट्रिक्स ना, जैसे मैं अगर ना, मैं बहुत चालाकी से सेंटेंस में 10, मैं यूट्यूब पे 10 सेंटेंस ले आऊं ट्रिक बना बना के,
हम टीचर्स तो स्मार्ट होते हैं, हम वही सेंटेंस लेके आएंगे ना जिसमें ट्रिक्स बनता है। बच्चा ने बोला जबरदस्त टीचर ने ट्रिक बताया भाई, बट पूरा याद हो गया, बट वो 10 के आगे फिर आएंगे नहीं दोबारा हम लोग लेके, क्योंकि कोई ट्रिक व्रिक होता ही नहीं, वो 10-15 में ले लेके ट्रिक आ जाता। ऐसा कोई ट्रिक्स नहीं होता, बस इसको रिविजन चाहिए, बार बार रिविजन। कितने बच्चे ऐसे हैं सुबह वाले बैच में, फ्रेजल वर्ब में देख रही हूँ, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है, इतना अच्छा से जवाब दे रहे हैं, रटा हुआ है फ्रेजल वर्ब्स। तो उनको कोई ट्रिक व्रिक थोड़ी बताया, रिविजन रिविजन, बार बार रिविजन करके फिक्स प्रीपोजिशन और फ्रेजल वर्ब याद हो जाए। ट्रिक्स व्रिक्स कुछ होता नहीं, कोई ट्रिक व्रिक नहीं है। ट्रिक्स के नाम से मुझे डर लगता है। इंग्लिश एक सब लैंग्वेज है, कोई ट्रिक्स व्रिक्स कहाँ से काम है? अंडरस्टैंडिंग बेस्ड है, लॉजिक बेस्ड है, कहीं तो लॉजिक काम नहीं आता है। फिक्स प्रीपोजिशन में कोई लॉजिक काम नहीं आता है, नाम ही है इसका फिक्स प्रीपोजिशन, इसके साथ ये लेगा। ओके हाँ, अभी मैं उसको कंप्लीट करवा दूंगी, तो इस पर बहुत ध्यान देना है। ये जो फिक्स प्रीपोजिशन है ना, इसको ना रट्टा लगाना शुरू कर दीजिए। अब तो मेरे से भी आगे निकल गए हो आप लोग फिक्स इडियम्स में। इडियम्स मैं भी भूल जाती हूँ, आप लोग को याद रहता है, वो कैब में तो बहुत पहले ही आगे निकल गए। प्रीपोजिशन, ये प्रीपोजिशन को हिंदी में क्या बोलते हैं? संबंध सूचक या संबंध वाचक। ये जैसे कंजंक्शन ज्वाइन करने वाले वर्ड्स है ना, प्रीपोजिशंस आर रिलेटिंग वर्ड्स, संबंध बताने वाले वर्ड्स, रिलेट करने वाले वर्ड्स है। एग्जाम्पल के थ्रू क्लियर हो जाएगा इसको रिलेटिंग वर्ड्स क्यों बोलते हैं, संबंध बताता है। और इसका अगर पोस्टमार्टम किया जाए, प्री प्लस पोजिशन इज इक्वल टू प्रीपोजिशन। ओके, प्री प्लस पोजिशन इज इक्वल टू प्रीपोजिशन। अब बोलोगे ये प्री क्या है? प्री का मतलब होता है पहले, और पहले, और पोजीशन का मतलब होता है स्थान। प्रीपोजिशन का स्थान किसके पहले होता है? प्रीपोजिशन किसके पहले लगता है? प्रीपोजिशन है, ये किसके पहले लगेगा? नाउन से पहले, इसीलिए इसको प्री, प्री पहला स्थान, ये पहले, इसका स्थान पहले होता है किसका? नाउन का। इसको दूसरे शब्दों में बोल सकते हो कि प्रीपोजिशन के बाद नाउन आता है, या नाउन से पहले प्रीपोजिशन लगता है। क्यों? क्यों नाउन या प्रोनाउन, ठीक है, नाउन या प्रोनाउन के साथ लगता है। क्यों? क्योंकि प्रीपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट आता है। प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट होता है, किसी भी वर्ड को ऑब्जेक्ट होने के लिए उसको या तो नाउन होना होगा या प्रोनाउन। तो प्रीपोजिशन के बाद हमेशा एक नाउन या प्रोनाउन आता है, या प्रीपोजिशन नाउन या प्रोनाउन से पहले लगता है। क्यों? क्योंकि प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट आता है, किसी भी वर्ड को ऑब्जेक्ट होने के लिए नाउन या प्रोनाउन। ठीक है, तो लिखा मैंने, ही इज फॉन्ड ऑफ कॉफी। फिर लिखा ही इज फॉन्ड ऑफ ड्रिंकिंग, या ही सेड टू मी। पहला वाला प्रीपोजिशन क्या है? ऑफ, ऑफ ऑफ, पहला वाला प्रीपोजिशन ऑफ है, यहाँ भी ऑफ है। और देखो यहाँ प्रीपोजिशन के बाद कॉफी आ गया, कॉफी नाउन है, सामग्री का नाम है नाउन। ड्रिंकिंग भी नाउन। कैसे पता चला ड्रिंकिंग नाउन है? अब बोलोगे कि यार ये आईएनजी तो वर्ब होता है, प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट आता है, तो कभी कभी वर्ब का आईएनजी फॉर्म भी नाउन का काम करता है, जो कि वर्ब चैप्टर में पढ़ा दिया, जीरेंट के रूप, जीरेंट। और मी प्रोनाउन है, मी प्रोनाउन है, प्रोनाउन। तो ये जो प्रीपोजिशन होता है ना, नाउन के साथ भी यूज हो जाता है, प्रोनाउन के साथ भी यूज हो जाता है। ठीक है, हाँ, ऑब्जेक्ट भी तो नाउन या प्रोनाउन होता है। तो ये देखो, ये प्रोनाउन, ये प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन के बाद या तो प्रोनाउन भी आ सकता है, नाउन भी आ सकता है। तो अभी तक आपने क्या सीखा कि प्रीपोजिशन नाउन या प्रोनाउन के साथ आता है, ठीक है, और ये रिलेट करता है। और इसका रियल में काम क्या है? देखो, प्रीपोजिशन का काम होता है ना, जिस नाउन या प्रोनाउन के साथ वो आता है, उस वाक्य का मतलब, इट शोज द रिलेशन ऑफ, जिस नाउन या प्रोनाउन के साथ वो आता है ना, उसका रिलेशन सेंटेंस में किसी और शब्द के साथ बताता है। और वो कोई और शब्द नाउन भी हो सकता है, प्रोनाउन भी हो सकता है, एडवर्ब भी हो सकता है, एडजेक्टिव भी हो सकता है। ये आपको नहीं समझ में आएगा जो मैंने बोला, छोड़ दो। अब ये देखो, कभी कभी थ्योरी में नहीं समझ में आया। मैंने लिखा द बुक इज ऑन द टेबल, द बुक is lying on the table.
द बुक इज लाइंग ऑन द टेबल। फिर लिखा देयर इज अ टेम्पल। There is a temple beside my house. Okay, third। और फोर्थ लिखा he is fond of music। लिखिए पहले। लिख लिया है ना? कौन सा है प्रेपोजिशन यहाँ पे? ये प्रेपोजिशन है, यहाँ पे ये प्रेपोजिशन है, यहाँ पे बिसाइड मेरे घर के बगल में मंदिर है प्रेपोजिशन है, और यहाँ पे ये प्रेपोजिशन। और प्रेपोजिशन किसके पहले आता है? नाउन के पहले। टेबल नाउन है, नाउन से पहले प्रेपोजिशन आ रहा है। यहाँ पे टेबल नाउन है, नाउन से पहले प्रेपोजिशन आ रहा है। माई हाउस, माई मत देखना, हाउस, हाउस नाउन है, नाउन से पहले। और म्यूजिक नाउन है, नाउन से पहले आ रहा है। प्रोनाउन के पहले भी आ सकता है, जैसे ही सेड टू मी, प्रोनाउन से पहले भी आ सकता है। ठीक है, प्रेपोजिशन नाउन से पहले। और प्रेपोजिशन का काम क्या होता है? प्रेपोजिशन जिस नाउन के पहले आता है ना, जिस नाउन के साथ वो लगता है, उस नाउन का रिलेशन वाक्य में, सेंटेंस के किसी दूसरे वर्ड के साथ बता रहा है। यहाँ ऑन किसको जोड़ रहा है? बुक टेबल पर है, ये जो ऑन है ना किसको जोड़ रहा है? बुक को टेबल से जोड़ रहा है। तो यहाँ का प्रेपोजिशन ने नाउन को नाउन से जोड़ा। बुक भी तो नाउन, नाउन को नाउन से जोड़ा। बट यहाँ देखो, द बुक इज लाइंग ऑन द टेबल, बुक टेबल पर है नहीं, बुक टेबल पर पड़ा हुआ है। तो यहाँ प्रेपोजिशन ने टेबल को बुक से नहीं जोड़ा, टेबल पे बुक पड़ा हुआ, लाइंग से जोड़ा, और लाइंग वर्ब है। तो यहाँ जो प्रेपोजिशन है ना, जिस नाउन के पहले आया है, जिस नाउन के साथ, उस नाउन को वर्ब से जोड़ रहा है, नाउन को वर्ब से जोड़ा है। देयर इज अ टेम्पल बिसाइड माई हाउस, हाउस भी नाउन है, घर के बगल में, और टेम्पल भी नाउन। तो यहाँ प्रेपोजिशन ने नाउन को नाउन से जोड़ा। बट यहाँ देखो, प्रेपोजिशन नाउन मतलब प्रेपोजिशन ऑफ है, म्यूजिक को नाउन को किससे जोड़ रहा है? वो म्यूजिक नहीं है, वो म्यूजिक का शौकीन है, फॉन्ड है, फॉन्ड एडजेक्टिव है। तो यहाँ प्रेपोजिशन ने नाउन को एडजेक्टिव से जोड़ा। यहाँ नाउन को नाउन से, यहाँ नाउन को वर्ब से, यहाँ नाउन को नाउन से, यहाँ नाउन को एडजेक्टिव से। तो ये लिखा है मैंने कि प्रेपोजिशन जिस नाउन के साथ आता है ना, उस नाउन को वाक्य में किसी दूसरे शब्द के साथ जोड़ता है। और वो दूसरा शब्द नाउन भी हो सकता है, प्रोनाउन भी हो सकता है, एडवर्ब भी हो सकता है, एडजेक्टिव भी हो सकता है। ओके, ये इसका डेफिनेशन, यहाँ से एरर्स थोड़ी आए, डेफिनेशन है इसका। ओके, बिसाइड और बिसाइड्स भी पढ़ाऊंगी, अभी प्रेपोजिशन में ही है। बिसाइड का मतलब है बगल में, बिसाइड्स का मतलब है अतिरिक्त। ये सिर्फ आपको देखो भाई, डेफिनेशन का स्पेलिंग रॉन्ग मत लिखना, कल मैंने मिसस्पेल्ड में बताया है। डेफिनेट, ए तो गलती से भी मत लगाना, डेफिनेशन, एन ए मत लगाना, एन आई, एन आई। तो कोई पूछे कि प्रेपोजिशन क्या होता है, तो आप बता देना इसका नाम प्रेपोजिशन इसलिए पढ़ाना क्योंकि ये प्री प्लस पोजिशन, नाउन या प्रोनाउन के पहले आता है। कोई पूछेगा इसका काम क्या होता है, जिस नाउन या प्रोनाउन के पहले वो आता है ना, उस नाउन, बॉन्ड नहीं है, फॉन्ड है, FOND, उस नाउन या प्रोनाउन का रिलेशन सेंटेंस में दूसरे शब्द के साथ बताता है। यहाँ देखो, प्रेपोजिशन प्रोनाउन से पहले आया, और ये मी का रिलेशन किससे बता रहा है? उसने मेरे से कहा, सेड से। तो यहाँ प्रेपोजिशन में प्रोनाउन को वर्ब से जोड़ा।
प्रोनाउन को वर्ब से, और यहाँ नाउन को नाउन से, और यहाँ जो नाउन है उसको वर्ब से जोड़ा, और यहाँ भी नाउन को, ही स्लिप्ड ऑफ द स्टेयर्स, स्टेयर्स यहाँ पे नाउन है, द लगा है, ही स्टेयर्स नहीं है, स्टेयर से स्लिप किया, तो यहाँ प्रीपोजिशन ऑफ ने स्टेयर को वर्ब से जोड़ा, और यहाँ म्यूजिक नाउन ने, इस प्रीपोजिशन ने नाउन को एडजेक्टिव से जोड़ा। ये तो बड़ा गद्दार टॉपिक है, नीतीश कुमार है ये नीतीश कुमार है, प्रीपोजिशन बहुत गद्दार है, किसी का रिलेशन किसी से भी बना लेता है, किसी से भी दोस्ती कर लेता है, कंजंक्शन की तरह नहीं है, कंजंक्शन की तरह वफादार नहीं है। जो लोग गद्दार होते हैं ना, वहां से भर भर के क्वेश्चंस आते हैं, भर भर के क्वेश्चंस आते हैं। अब कुछ तो नीतीश कुमार के फैंस होंगे जिसको बहुत बुरा लग गया होगा। बोलते फिर भी हम सब नीतीश को ही वोट देते हैं। जिनको बुरा लग गया है। एमटीएस में शिफ्ट 2 में 2 क्वेश्चन था प्रीपोजिशन का, बताओ क्या क्वेश्चन था, क्या क्वेश्चन था? नीतीश कुमार कौन है? पता नहीं है नीतीश कुमार कौन है। चलो ये तो डेफिनेशन हो गया, ठीक है। और ये प्रीपोजिशन सेंटेंस के शुरू में होता है या बीच में होता है या लास्ट में होता है? एक कहीं भी हो सकता है। प्रीपोजिशन शुरू में भी हो सकता है, बीच में भी हो सकता है, शुरू में भी हो सकता है। कभी कभी ना हम अपने सेंटेंस को प्रीपोजिशन से स्टार्ट करें तो ये ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट तो मिनिस्टर है, सब्जेक्ट, और लास्ट में भी हो सकता है। थैंक यू सुमंता। पता नहीं वो सब ना मुझे पता नहीं चल पाता है यार, मेरे को ना अन अकेडमी क्या क्या बैच स्टार्ट करता है ना, अब मैं खुद ही नहीं, मैं खुद ही, मेरे को पता नहीं होता। गुड आफ्टरनून मैम, आज मेरा सब्सक्रिप्शन एंड हो रहा है, मैं आपकी ये बैच रिकॉर्डेड देख रहा हूँ, सीजीएल सेक्शन में सब्सक्रिप्शन लेने से आपकी ये कोर्स मिलेगा क्या? बता दो भाई स्टूडेंट्स। मिल जाएगा ना, मिल जाएगा। अब ना सीजीएल सेक्शन, अब सीजीएल सेक्शन तो मैं नहीं जानती हूँ, मतलब एसएससी नॉन, कुछ और सेक्शन तो नहीं है ना, एसएससी नॉन टेक्निकल है, सीजीएल सेक्शन पता नहीं कौन सा सेक्शन, इसमें लेना एसएससी नॉन टेक्निकल, वही है। तो हाँ, अब आप मुझे बोलोगे कि मैम आपने तो बोला है कि प्रीपोजिशन शुरू में भी हो सकता है, बीच में भी हो सकता है, शुरू में भी हो सकता है, लास्ट में भी, और प्रीपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट आता है, और किसी भी वर्ड को ऑब्जेक्ट होने के लिए नाउन या प्रोनाउन, मतलब प्रीपोजिशन के बाद कोई नाउन प्रोनाउन चाहिए। तो चलो यहाँ तो नाउन है, या यहाँ पे टाइम भी नाउन है, बट इसका क्या है, यहाँ तो कुछ भी नहीं दिख रहा है, तो इसका ऑब्जेक्ट कहाँ है? ये जो आर लुकिंग है ना, किसके लिए लगा है? ये आर लुकिंग वर्ब है, वर्ब है, और इसका सब्जेक्ट यू है। अब इसका ऑब्जेक्ट व्हाट है? यू आर लुकिंग एट व्हाट, ये व्हाट इसका ऑब्जेक्ट, व्हाट आर यू लुकिंग एट, या एट ऐसे भी लिखती ना, एट व्हाट आर यू लुकिंग, ऐसे लिखती तो आपको दिक्कत नहीं होती। किस और देख रहे हैं, व्हाट का जवाब भी नाउन ही होता है, एट व्हाट, लेकिन व्हाट आर यू लुकिंग एट भी बाद में लगा सकती है, इसका भी व्हाट ही, व्हाट है वो। जब मैंने पहला दिन बैच स्टार्ट किया था उसमें आपको बताया था, हमारे स्टूडेंट्स को बहुत दिक्कत होती है एडवर्ब और प्रीपोजिशन पहचानने में, क्योंकि टाइम बताने वाले वर्ड्स एडवर्ब भी होते हैं और प्रीपोजिशन भी होते हैं। कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं ना जो प्लेस बताता है, वो भी एडवर्ब भी होता है, प्रीपोजिशन भी होता है, क्योंकि एक होता है एडवर्ब ऑफ टाइम और एक होता है प्रीपोजिशन ऑफ टाइम। कैसे पता चलेगा कि कौन टाइम बताने वाला वर्ड एडवर्ब है, कौन प्रीपोजिशन है? कैसे पता चलेगा कि कौन एडवर्ब, प्लेस बताने वाला वर्ड एडवर्ब है और कौन सा प्लेस बताने वाला वर्ड प्रीपोजिशन है? कैसे पता करेंगे एडवर्ब और प्रीपोजिशन के बीच में, क्योंकि दोनों टाइम प्लेस बताता है। ये मैंने आपको फर्स्ट दिन बताया भी। अगर बाद में ऑब्जेक्ट आ रहा है, प्रीपोजिशन है, अगर ऑब्जेक्ट नहीं है, ये जो ऑफ है ना, ये प्रीपोजिशन भी हो सकता है, ये एडवर्ब भी हो सकता है। देखो यहाँ ऑफ के बाद कोई ऑब्जेक्ट वगैरह नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये प्रीपोजिशन नहीं है, एडवर्ब। लेकिन यहाँ स्विच, यहाँ तो ऑफ के बाद एक नाउन आ रहा है, तो यहाँ का ऑफ प्रीपोजिशन है। He was in the room, यहाँ प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन के बाद नाउन आ रहा है, तो प्रीपोजिशन है, ऑब्जेक्ट आ रहा है। और यहाँ इन के बाद ना सीधा कंजंक्शन आ गया, कोई ऑब्जेक्ट वगैरह नहीं आया, केम की विशेषता बता रहा, केम वर्ब, तो ये एडवर्ब। कम डाउन, यहाँ कोई ऑब्जेक्ट वगैरह नहीं है, एडवर्ब है, और यहाँ ऑब्जेक्ट है रिवर्ब, तो ये प्रीपोजिशन।
ऑब्जेक्ट है, प्रेपोजिशन ऑब्जेक्ट नहीं है, एडवर्ब। फोर्थ वाला रिपीट करिए। ही केम इन एंड टुक रेस्ट, अंदर आया, ही केम इन के बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं है ना, अंदर आया, और किसके अंदर आया, कहाँ आया नहीं है, बस कोई ऑब्जेक्ट वगैरह नहीं आ रहा, एडवर्ब। अगर ऐसा रहता ना, ही वॉज सिटिंग इन द रूम, तो यहाँ तो इन के बाद आ रहा है ना ऑब्जेक्ट, तो ये प्रेपोजिशन है, बट यहाँ इनके बाद सीधा कंजंक्शन आ गया, कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। अंशिका, प्लेन टेक ऑफ कर गया, उड़ गया, और यहाँ पे स्विच ऑफ, क्या को ऑफ किया, फैन को, ऑब्जेक्ट आ रहा है, प्रेपोजिशन। तो ये सब बेसिक कर रहे हैं। अब हमारे पहले तो हम बेसिक करेंगे। 3 टाइप का प्रेपोजिशन है। पहला प्रेपोजिशन होता है टाइम बताना वाले वर्ड्स भी प्रेपोजिशन होते हैं, प्लेस भी होता है, डायरेक्शन भी होता है। इन तीनों के अलावा हम और भी करेंगे। ये देखो यहाँ पे ना थोड़ा सा गलत टाइप हो गया, डाउन नहीं होगा, डाउन, डाउन, DAW। ऐसा क्यों बोल रहे हो, मेरे लाइफ का लास्ट एग्जाम होगा इसलिए क्यों, मतलब ऐसा क्यों लग रहा है कि CGL आपका मतलब कुछ एज का इश्यू है? लास्ट बोल के ना डराना नहीं है। 2023 मेरी लाइफ का लास्ट एग्जाम होगा, मैं डर जाती हूँ। टीचर को डराना नहीं है। डाउन का मतलब होता है भोर, वो एकदम सुबह सुबह आया, तो यहाँ भी तो एट प्रेपोजिशन है, यहाँ का एट टाइम बता रहा, तो ये प्रेपोजिशन ऑफ टाइम है। अच्छा, रेलवे ज्वाइन करने जा रहा, ठीक है, जॉब चाहिए, आराम से अपना सब करते रहो, कहीं ना कहीं जहाँ भगवान आपको फिट करना चाहे ना कर देंगे, लाइफ जिए आराम से। ही एम्ड एट द बर्ड, उसने बर्ड पर निशाना लगाया, तो यहाँ का एट, ऊपर वाला एट टाइम बता रहा था, नीचे वाला एट डायरेक्शन बता रहा है तो ये भी प्रेपोजिशन, बट ये प्रेपोजिशन ऑफ डायरेक्शन। और वो बस स्टॉप पे खड़ा था, एट यहाँ भी प्रेपोजिशन है, बट वो प्लेस बता रहा है, प्लेस बता रहा है। ठीक है, तो प्रेपोजिशन अलग अलग टाइप का होता है। आज हम स्टार्ट करेंगे प्रेपोजिशन ऑफ टाइम, क्योंकि एक प्रेपोजिशन ना कहीं पे टाइम बता दे, कहीं पे डायरेक्शन बता दे, कहीं पे प्लेस बता दे, हम लोग अलग अलग करेंगे। पहले हम वो सारे प्रेपोजिशन करेंगे जो टाइम बताता, फिर वो सारे प्रेपोजिशन जो प्लेस, फिर डायरेक्शन, उसके अलावा भी अलग अलग करेंगे। डराना नहीं है कि मेरी लाइफ का ना ये लास्ट है, ऐसा सब नहीं डराना है। प्रेपोजिशन ऑफ टाइम, सेरिब्रल आयन, थैंक यू सेरिब्रल, थैंक यू। सेरिब्रल का मतलब एजुकेटेड है। पहले हम प्रेपोजिशन ऑफ टाइम में ना अपनी जिंदगी का सबसे इंपॉर्टेंट प्रेपोजिशन पढ़ने वाले हैं, सिंस एंड फॉर। सिंस एंड फॉर, सिंस एंड फॉर बढ़ जाता है। डरना नहीं है, डरना तो है ही। वैसे वैसे सब लोग डरते हैं, सब लोग ही डर जाते हैं। डरना चाहिए, नहीं डरेंगे ना तो डरोगे तो बहुत सारे डेंजर से बच भी जाते हैं। डरना जरूरी है, डरना जरूरी है। सिंस एंड फॉर, ठीक है, ये सिंस एंड फॉर मैंने थोड़ा बहुत आपको टेंस से भी पढ़ाया, टेंस में भी पढ़ाया, टेंस में भी पढ़ाया है, और उस समय मैंने टेंस के अकॉर्डिंग पढ़ाया था और थोड़ा बहुत पढ़ाया था और बताया था कि प्रीपोजिशन में डिटेल में पढ़ाऊंगी। ये सिंस एंड फॉर होता क्या है? ये सिंस एंड फॉर वाक्य में प्रीपोजिशन भी हो सकता है और ये वाक्य में कंजंक्शन भी हो सकता है, दोनों। और ये सिंस एंड फॉर वाक्य में टाइम भी बता सकता है। अभी मैं हाल फिलहाल में सुबह के बैच में ना प्रैक्टिस करवा रही थी, तो वहां पे फॉर वर्ड आया था,
और फॉरवर्ड वहां पे कारण बता रहा था, एक सेंटेंस था वहां पे कारण बता रहा था और बच्चों ने उसी को रॉन्ग कर दिया जबकि वो करेक्ट था। तो ये सिंस एंड फॉर रीजन भी बताता है, कारण भी बताता है और टाइम भी बताता है और ये प्रीपोजिशन भी होता है, कंजंक्शन भी होता है। अभी मेरे राइट हैंड में ना पिछले 8-9 मंथ से एक साल हो गया, डॉक्टर को थोड़ा छुपा के बताना होता है, राइट। इस टाइम बहुत पेन हो रहा था मुझे, पेन हो रहा, मैं इसको इग्नोर कर रही थी जबकि मैं बहुत ज्यादा परेशान थी, शोल्डर पे, हाँ राइट शोल्डर पे। और मैं ना कभी कभी हम लोग अपना दिमाग लगाते हैं, मैं उसको खूब अपना हाथ का एक्सरसाइज कर करके ठीक करने की कोशिश कर रही थी। जब डॉक्टर ने बोला ना आपको मेरे पास आना था ना, अपना दिमाग नहीं लगाना था, जितना आप अपने शोल्डर को मूव कर रहे थे ना उतना आपका प्रॉब्लम बढ़ रहा था। आपको लग रहा था ना कि शोल्डर से मतलब एक्सरसाइज से ठीक हो जाएगा सर्वाइकल नहीं था बोला आपको एक नया बीमारी हुआ है, आपको स्विमर्स शोल्डर हो गया है बोलते आपको स्विमर शोल्डर हो गया है। मैंने बोला आप स्विम करते हो, मैंने बोला मेरे को तो स्विमिंग भी नहीं आती है, कहाँ से मैं स्विम करूंगी, सर्वाइकल नहीं वाला। तो वही होता है, फिजियोथेरेपी लेना होगा मैं तो अपनी तरफ से ठीक कर रही थी, ठीक है, मैं अपनी तरफ से ठीक कर रही थी और जबकि ये एक्सरसाइज करने से और बढ़ रहा, उसमें एक्सरसाइज नहीं करना है, मतलब कम एक्सर्शन देना है, कम एक्सर्शन देना है हाँ। तो मैं भी डर गई, मैं देख रही थी लगातार पेन हो रहा है ना, तो ये इंडिकेट कर रहा है कि आपको जल्दी हार्ट अटैक आने वाला है अब मैंने देख के डर गई, बहुत दिनों से था ना कि डर गई, मैंने बोला नहीं मैं तो अब चली जाऊंगी डॉक्टर के पास। डॉक्टर को बोला भी कि मैं ना हार्ट अटैक के डर से आई हूँ, वैसे ना मैं थोड़ा टाल रही थी, ऐसा नहीं होता है। दिया उन्होंने मेडिसिन वगैरह दिया है, फिजियोथेरेपी बोला है, थोड़ा डरना भी चाहिए। डॉक्टर भी लाइक हाँ टीचर है डॉक्टर, हाँ। सिंस एंड फॉर प्रीपोजिशन का भी काम करता है, कंजंक्शन कभी कभी डरना चाहिए, कंजंक्शन का भी काम करता है। नहीं मुझे भी पता है ना कि हार्ट लेफ्ट साइड में होता है, बट देख लिखा था उसमें, गूगल पे पढ़ोगे ना, गूगल पे कोई चीज पढ़ोगे ना तो आपको लगेगा ना पढ़ते साथ मेरे को तुरंत हार्ट अटैक आएगा, मेरा ब्लड प्रेशर भी बढ़ रहा है, मेरे को डायबिटीज सब लगेगा ना कि धीरे धीरे हो रहा है। गूगल करोगे तो वो लगता है कि सब हो रहा है। चलो मैं पहले इसको बता देती हूँ, जैसे मैंने लिखा ही हैज बीन एब्सेंट सिंस मंडे। और दूसरा he has been absent since Monday, और फिर क्या था, he since he was absent he couldn't do the work। तो ये since and for को बहुत डिटेल में समझना है, इसे वर्क है लास्ट वाला, ठीक है। since he was absent he couldn't do the work। कोई दिक्कत हो तभी गूगल करते हैं, हाँ सही बोला। Wishing you a very happy birthday, ma'am. I wish your dreams come true in your life। अरे मेरे ड्रीम्स तो आप ही लोगों, आपका ड्रीम्स मेरा ड्रीम्स, आप सेट हो जाओ और मेरे बच्चे जो मेरे साथ रहते हैं वो सेट हो जाए, उसके बाद तो मैं फिर बोलूंगी ना गॉड को, अभी आप मुझे बुला सकते हो, ये सेट हो जाए, आप लोग सेट हो जाओ, तब मैं रेडी हो जाऊंगी डिपार्चर के लिए। ही हैज बीन एब्सेंट सिंस मंडे। पहले मेरे को बताओ कि यहाँ का सिंस क्या बता रहा है, टाइम बता रहा है ना, मंडे से एब्सेंट है, टाइम 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 मंडे से एब्सेंट। और यहाँ का सिंस क्या बता रहा है, चूंकि वो एब्सेंट था इसलिए वो अपना काम नहीं कर पाया, ठीक है। यहाँ सिंस का मतलब है चूंकि, टाइम, सिंस ही वाज एब्सेंट, चूंकि वो बीमार था। तो सिंस आपका कारण भी बता सकता है और सिंस टाइम भी बता सकता है। अब मेरे को बताओ ऊपर वाला सिंस क्या है, ऊपर वाला सिंस प्रेपोजिशन है, मंडे से पहले लगा, कंजंक्शन नहीं है क्योंकि दो चीज को नहीं जोड़ रहा है। और नीचे वाला सिंस देखो, यहाँ पे सब्जेक्ट है और ये वर्ब है, यहाँ पे सब्जेक्ट है, यहाँ पे वर्ब है, सब्जेक्ट वर्ब मिला के क्लॉज को जोड़ रहा है, तो यहाँ का सिंस कंजंक्शन दो क्लॉज को जोड़ रहा है। उसी तरह फॉर भी कर लेते हैं, he couldn't come for
ही वॉज इल, नहीं आया, बीमार था। और ही हैज बीन, तो ये फॉर को मत समझ लेना कि हमेशा टाइम बताता है, कारण भी बताता है। ही हैज बीन वर्किंग फॉर 2 आवर्स, पिछले 2 घंटों से काम, ये आ जाएगा ना तो आपको लगेगा ना ये कुछ अटपटा लग रहा है मैम, ही कुडंट कम, यहाँ पे ना बिकॉज होना चाहिए, he couldn't come because he was ill, he couldn't come since he was ill, he couldn't come as he was ill, ठीक है, since, as, because, ये सब तो कारण बताते ही है, ठीक है, लेकिन फॉर भी कारण बताता है, यहाँ का फॉर कारण बता रहा है और कंजंक्शन है, रीजन बता रहा है, कंजंक्शन है, सब्जेक्ट और वर्ब क्लॉज, यहाँ भी सब्जेक्ट और वर्ब क्लॉज कारण बता रहा है, दोनों को फॉर जोड़ रहा है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे फॉर प्रेपोजिशन है, टाइम बता रहा है, 2 घंटों से एब्सेंट, मैंने 2 घंटों से वर्क कर, तो सिंस एंड फॉर कंजंक्शन भी हो सकता है, सिंस एंड फॉर प्रेपोजिशन भी हो सकता है, दोनों हो सकता है, दोनों हो सकता है, लेकिन अभी हम प्रेपोजिशन चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो हम सिंस एंड फॉर को एज अ प्रेपोजिशन पढ़ेंगे। हाँ, बिकॉज भी लगा दिया, एज भी लगा दिया, कोई गड़बड़ी नहीं है, बट फॉर भी लगाया तो शुभ शुभ सही है, फॉर में भी कोई गड़बड़ी नहीं। ओके, सिंस वी आर स्टडिंग प्रेपोजिशन ना, तो अभी हम सिंस एंड फॉर को एज अ प्रेपोजिशन पढ़ेंगे। पहले इसको लिखिए फिर समझाती हूँ। सिंस, सिंस क्या बताता है? इट डिनोट्स, इसको लिख लीजिए, वैसे एग्जाम्पल से ही समझ में आएगा, डेफिनेट पॉइंट ऑफ टाइम, पॉइंट, पॉइंट एक फिक्स्ड या डेफिनेट पॉइंट के लिए यूज होता है। और दूसरा फॉर, इट डिनोट्स लेंथ ऑफ टाइम, लेंथ ऑफ टाइम का मतलब है ड्यूरेशन, और ये तो एक फिक्स पॉइंट कर दे रही हूँ एग्जाम्पल से। बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स हैं, सारे फ्रेंड्स को अभी मेरे को बहुत काम है, क्लास खत्म होगा, सारे अपने फ्रेंड्स को रिप्लाई करना है, अपने स्कूल फ्रेंड्स, अपने कॉलेज फ्रेंड्स। ड्यूरेशन बता रही हूँ, ड्यूरेशन का मतलब क्या है? कॉपी पेस्ट कर दो सबको, नहीं पता है फेसबुक पे कैसे करते हैं ब्रॉडकास्ट कॉपी पेस्ट, नाउन प्रोनाउन के अलावा और कुछ नहीं आता है, क्लोस्टेस के अलावा। सौरभ भैया से करवाइए अपने फ्रेंड्स को, क्यों, मैं अपने फ्रेंड्स के लिए टाइम निकालूंगी। मेरे फ्रेंड्स कनेक्ट, स्कूल फ्रेंड्स, कॉलेज फ्रेंड्स। मैंने अपना काम स्टार्ट किया, सपोज आई स्टार्टेड माई वर्क एट 2 PM, ठीक है, आई स्टार्टेड माई काम स्टार्ट किया 2 PM, 2 PM, 2 PM करते 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 जैसे 4 बजा मैंने अपना काम खत्म कर दिया। ये मैंने एक फिक्स्ड पॉइंट पे अपना काम शुरू किया, एक डेफिनेट पॉइंट पे काम स्टार्ट किया, और एक फिक्स पॉइंट पे डेफिनेट पॉइंट पे खत्म किया, ठीक है, डेफिनेट पॉइंट पे स्टार्टेड एंड डेफिनेट पॉइंट पे खत्म किया, बट मुझे 2 PM से 3 PM आने, 2 PM अपनी जगह पे फिक्स्ड है, 4 PM भी अपनी जगह पे फिक्स्ड है, बट 2 PM से 4 PM आते आते मैंने 2 आवर्स की जर्नी कंप्लीट की, ठीक है, आते आते 2 घंटा बीता, 2 बजे तो अपनी जगह पे, 4 तो अपनी जगह पे, तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक जो डिस्टेंस कवर हुआ ना, उसको हम लेंथ ऑफ टाइम बोलते हैं, टाइम का लेंथ, लेंथ ऑफ टाइम को ड्यूरेशन बोलते हैं, ड्यूरेशन। और फिक्स के लिए तो मैंने अपना काम स्टार्ट किया है सिंस 2 PM, एक फिक्स पॉइंट के लिए सिंस कर दिया, लेकिन मैंने काम किया 2 घंटों तक, तो 2 घंटों के लिए फॉर 2 आवर्स लगा, फॉर ड्यूरेशन के लिए, लेंथ के लिए, अंतराल के लिए फॉर, और फिक्स पॉइंट के लिए सिंस। मैंने अपना काम स्टार्ट किया 2016 में, और मेरा काम खत्म हो गया, जैसे मैंने अनअकैडमी को कब ज्वाइन किया था, अनअकैडमी को ज्वाइन किया था 2019 में, और अब आ गया 2020, नहीं 18 में नहीं किया था, 19 में, ऐसे दिखा देते हैं 18 में नहीं किया, 1 साल बाद किया 23 में, कितना साल हुआ, 4 साल हुआ। तो मैंने अनअकैडमी फिक्स 2019 में ज्वाइन किया, सिंस 2019, बट 19 से लेकर 23 में अनअकैडमी पे मैंने 4 इयर्स का जर्नी ट्रैवल किया, मतलब सितंबर में हो जाएगा 4 इयर्स, सितंबर में हो जाएगा, तो आई हैव बीन टीचिंग फॉर 4 इयर्स,
बट स्टार्ट तो मैंने 2000 तो सिंस लगाएंगे पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस लगाना। मैंने अपना काम स्टार्ट किया जनवरी को और मेरे काम खत्म हुआ मार्च में, तो जनवरी से मार्च आने में कितना मंथ लगा? 2 मंथ्स। तो ये 2 मंथ्स का टाइम ट्रेवल हुआ, मतलब डिस्टेंस ट्रेवल हुआ, तो आई यूज फॉर 2 मंथ्स, ठीक है। बट जनवरी इज सिंस जनवरी, फिक्स के लिए सिंस लगा, ठीक है। तो चलो बहुत सारे सेंटेंसेस हैं। आप मुझे बताओ, वैसे ना ये वाला तो इजी है, कल हम लोग ना थोड़ा सा डिटेल में करने वाले हैं कि आपको लगेगा कि अरे यहाँ तो सिंस होना चाहिए बट फॉर हो गया। ये वाला तो इजी है, पहले तो इजी कर लेते। सिंस क्या बताता है? पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है। और फॉर बताता है लेंथ ऑफ टाइम। ही हैज बीन लिविंग हियर डैश अ मंथ, क्या होगा? एक अ मंथ, वो एक मंथ से रह रहा है, जनवरी टू फरवरी या मार्च टू अप्रैल, फॉर अ मंथ, फॉर। बट जनवरी तो, और एक चीज और ध्यान रखना, सिंस में ना, सिंस में फिक्स्ड होता है, ठीक है। सिंस में डेफिनेट होता है और फॉर में डेफिनेट नहीं होता है। जैसे मैं 2 घंटों से काम कर रही हूँ, तो 2 घंटा में 11 से 1 भी हो सकता है, 2 घंटे में 10 से 12 भी हो सकता है, 2 घंटे में 12 से 2 भी हो सकता है, 4 से 6 भी हो सकता है, कोई सा भी 2 घंटा हो सकता है, कोई सा भी, तो फॉर लगाओगे। बट सिंस 2 PM में तो पक्का पता है ना, एग्जैक्टली 2 बजे से, तो सिंस इज फॉर फिक्स्ड। तो देखिए यहाँ पे मैं 1 मंथ से काम करी, कोई सा भी मंथ हो सकता है, बट जनवरी तो फिक्स्ड है सिंस। थैंक यू अर्शु, थैंक यू। 2000, थैंक यू दीपांशी, रिकॉर्डेड देख रहे। आई हैव नोन हिम सिंस 2014। 2014 फिक्स है ना, सिंस, सिंस। लेकिन अरे रुको, एक मिनट, फिर से अच्छे से करते हैं। मंथ तो ड्यूरेशन है, ड्यूरेशन के लिए तो फॉर लगा। जनवरी फिक्स्ड है सिंस, 2014 भी तो फिक्स्ड है सिंस 2000। बट ईयर में कोई भी ईयर हो सकता है, 14 से 15 एक साल, 17 से 18 कुछ भी हो सकता है, कोई भी एक साल हो सकता है ना, और एक साल का ड्यूरेशन है। 2 बजे से काम कर रहा है, पक्का 2 बजे से पता चल रहा है, बट 2 घंटे से काम कर रहा है, कोई भी 2 घंटा हो सकता है, फॉर 2 years। ठीक, मंडे से काम कर रहा है, मंडे फिक्स्ड है ना सिंस, एक हफ्ते से काम कर रहा है, एक हफ्ते से, एक हफ्ते से, ठीक है। तो फॉर अ वीक। अब मैंने अब एक दो स्टूडेंट से बात किया था, अब आप क्या करो ना, इतने ही दूर रहने दो, 5 मिनट्स बचा है, मैं बात कर लेती हूँ सिंस एंड फॉर। अभी तो मैंने इजी वाला समझाया जहां पता चल गया, यहाँ कल हम करेंगे ये वाला। कभी कभी ना, मतलब सिंस एंड फॉर में कंफ्यूजन हो तब क्या करना है, ठीक है। सिंस तो पॉइंट ऑफ टाइम होता है, फॉर ड्यूरेशन होता है। देख लेती हूँ, प्रियंका, प्रियंका थे ना, आ जाइए, रेज योर हैंड में। प्रियंका गायब हो गया बच्चे, रेज योर हैंड में आ जाइए। जो भी रेज योर हैंड में मिल जाएगा, दिख नहीं रहे, नो वन हैज रेज्ड अ हैंड येट। जिसको बात करनी आ जाइए। प्रियंका को बोला था ना मैंने, हाँ तो रेज योर हैंड में आएंगे तब तो बात करूंगी ना, मुझसे बात कर लीजिए। मैं रेज योर हैंड ऑप्शन का यूज करिए, एक साथ नहीं ले सकती ना सब, कोई आ ही नहीं रहा है बच्चा।
डर लगता है रेज योर हैंड में? कोई बच्चा रेज योर हैंड में नहीं है और हम बात करना चाहते हैं, हम बात करना चाहते हैं। डर लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है कि आप लोग मेरे से डरते हो। पूछिए, ऐसे ही पूछिए, क्या है, क्या पूछना है? हाँ तो फिर कैसे होगा? देयर वाज वन गर्ल प्रियंका। देखो राहुल आया है तो वहीं से बात कर लेते हैं, बच्चा जुटा कर आए हैं। ओह माय गॉड। क्या था ये? वो भी डर से चला गया। क्या था ये? मेरे से बात करिए तो रेज योर हैंड में आइए ना, फिर एंड कर दूंगी। मैंने ना रेज योर हैंड आपका इसीलिए लिया, प्रियंका गायब है उसी के लिए लिया है कि पूछ रहे थे मैम मुझे प्रिपरेशन रिलेटेड कुछ आपसे पूछना था। स्पीकर से कनेक्ट हो गया था। थैंक यू गौरव। तो चलो फिर एंड करते हैं। वही पूछने आई थी नहीं, उसके बाद भी बहुत सारे बच्चों को पूछना था। फिर लक्ष्मी से बात कर लेते हैं। लक्ष्मी ने भी मिस कर दिया, अमित से बात कर लेते। चलो एंड करते हैं। आज आज किसी सब डर रहे हैं, ठीक है, अब सब डर रहे हैं बात करने में। पूछने वाला ही गायब हो गया, उसके बाद ना फिर क्लास के बीच में डिस्टर्ब करेंगे। मैंने बोला लास्ट तक वेट करने के लिए। चलो थैंक यू एवरीवन, कल मिलते हैं। कल भी प्रीपोजिशन ही कंटिन्यू करें, प्रीपोजिशन के बाद एडवर्ब और आर्टिकल, देन विल बी डन। ठीक है, चलो थैंक